वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे एनेस्थीसिया का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग आईएनएसटी एग्जाम नवंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्री एनेस्थेटिक इवेल्युएशन। देन आफ्टर क्या करेंगे, हम मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, एनेस्थीसिया मशीन आएगी। देन यहाँ पे एनेस्थीसिया सर्किट आती है। देन आफ्टर यहाँ पे एयरवेज आते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की, तो इसमें आपको तीन चीज़ पढ़ने हैं। डेट इज़ पहला इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, देन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया की, जिसमें आपको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट पढ़ते हैं और यहाँ पे सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉकेट पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी, यहाँ पे सीपीआरसी, यहाँ पे पेरी ऑपरेटिव, यहाँ पे फ्लूट्स और यहाँ पे वेंटिलेशन मोड। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्री एनेस्थेटिक इवेल्युएशन को हम स्टेप बाय स्टेप जो है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग पे फोकस करेंगे। वी फोकस ऑन यहाँ पे कोमॉर्बिडिटी, मतलब जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपको देखना कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं, या फिर जो है कोई लिमिटेशन कॉज्ड बाय इट, मतलब जो है आप इसके द्वारा कोई कोमॉर्बिडिटी या फिर जो है कोई लिमिटेशन तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम टू एसेस जो है वो क्या होता है, यहाँ पे कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम। एक्सरसाइज इन टॉलरेंस की बात करें, ये क्या है, बेस्ट वे टू इवेलुएट यहाँ पे कार्डियो पल्मोनरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट। मान लीजिए किसी के अगर कार्डियो पल्मोनरी स्टेटस को आपको इवेलुएट करना है तो यहाँ पे एक्सरसाइज टॉलरेंस क्या है, बेस्ट मेथड है यहाँ पे इसको इवेलुएट करने का। यहाँ पे एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है किसमें, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, जिसको हम मेट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट की अगर हम बात करें तो इसमें O2 का रिक्वायर होता है एट रेस्ट यहाँ पे 3.5 ml पर केजी। अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे O2 रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी और O2 रिक्वायर्ड एट रेस्ट। तो O2 रिक्वायर्ड एट रेस्ट कितना है, 3.5 ml पर केजी, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितनी O2 की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगा, O2 रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन एक्टिविटी। उसके मिलने से आप यहाँ पे मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें आप यहाँ पे पल्स देखते हैं, बीपी देखते हैं, यहाँ पे साइनोसिस देते हैं, एक्टेरिस देखते हैं और यहाँ पे लिम्फ एडिनोपैथी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिस्टेमिक एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि पेशेंट को कोई कार्डियक मॉर्बिडिटी तो नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एयरवेज जो होते हैं उसका इवेल्युएशन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं एनी डिफिकल्टी इन वेंटिलेशन और इंट्यूबेशन। मतलब ये प्रिडिक्ट करने के लिए वेंटिलेशन या फिर इंट्यूबेशन में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। यहाँ पे माउथ ओपनिंग, उसके बाद यहाँ पे नेक जॉइंट, यहाँ पे एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट देखते हैं, मेंटो हाइवाइड और यहाँ पे मेंटो थायराइड की डिस्टेंस भी चेक करते हैं कि वेंटिलेशन या इंट्यूबेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मलहम पट्टी ग्रेडिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, प्री एनेस्थेटिक इवेल्युएशन है फॉर प्रिडिक्टिंग यहाँ पे डिफिकल्टी इन इंट्यूबेशन। मतलब जो है ये प्री एनेस्थेटिक इवेल्युएशन है, इसमें ये चेक किया जाता है कि इंट्यूबेशन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसमें क्या है, हम एसेस करते हैं यहाँ पे साइज ऑफ द टंग विथ रिस्पेक्ट टू ओरल कैविटी, मतलब ओरल कैविटी के रिस्पेक्ट में हम टंग को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मलहम पट्टी फर्स्ट के केस में आपको देखिए यहाँ पे हार्ड पैलेट भी दिख रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट भी दिख रहा है, उसके बाद आपको यूला भी दिख रहा है और यहाँ पे फेसेस भी दिख रहे हैं और यहाँ पे जो आपके टॉन्सिल पिलर्स हैं सब दिख रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं मलहम पट्टी ग्रेड 1। मलहम पट्टी ग्रेड 2 में क्या होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और यूला दिखता है। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और आपका यूला दिखता है तो इसको मलहम पट्टी सेकंड बोलते हैं। और थर्ड के केस में आपको यहाँ पे हार्ड पैलेट भी दिखता है, सॉफ्ट पैलेट दिखता है, लेकिन यहाँ पे बेस ऑफ यूला अगर दिखता है तो उसको हम बोलते हैं मलहम पट्टी ग्रेड 3। और सिर्फ अगर यहाँ पे आपको हार्ड पैलेट दिखेगा तो उसको बोलते हैं मलहम पट्टी ग्रेड 3। देखिए मलहम पट्टी ग्रेड 1 एंड 2 जो है ये क्या है, इसमें टंग जो होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन मलहम पट्टी जो है ग्रेडिंग यहाँ पे 3rd एंड 4 की बात करें तो इसमें क्या होता है, ओरल कैविटी के रेस्पेक्ट में जो हमारी टंग होती है वो लार्ज होती है और इस केस में हम इंट्यूबेट नहीं कर सकते और यहाँ पे डिफिकल्टी होती है कहाँ, एयरवेज में। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं
ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम। ये क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम है एसेस करने के लिए रिस्क एसोसिएटेड विद द सर्जरी, मतलब एक सर्जरी के साथ कितना रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए एएसए ग्रेड 1 की अगर हम बात करें, जिसमें आपको नो कोमॉर्बिडिटी जो है देखने को मिलती है। एएसए ग्रेड 2 की अगर हम बात करें, जिसमें कोमॉर्बिडिटी विथ नो लिमिटेशन देखने को मिलती है। एएसए ग्रेड 3 की अगर हम बात करें, जिसमें कोमॉर्बिडिटी विथ यहाँ पे मॉडरेट लिमिटेशन। एएसए ग्रेड 4 की अगर हम बात करें, जिसमें कोमॉर्बिडिटी विथ यहाँ पे सीवियर लिमिटेशन। और एएसए ग्रेड 5 की अगर हम बात करें, जिसमें क्या होता है, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन फॉर सर्वाइवल, मतलब अगर पेशेंट को सर्वाइव करना है तो यहाँ पे सर्जरी ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है। और एएसए ग्रेड 6 की अगर हम बात करें, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन डेड पेशेंट होता है और यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्री एनेस्थेटिक यहाँ पे ऑर्डर की। तो क्या क्या हम लेते हैं, यहाँ पे नील पर ओरल स्टेटस, यहाँ पे एनपीओ। अगर एनपीओ गाइडलाइन की बात करें तो यहाँ पे एडल्ट में कुछ और होती है, और यहाँ पे जो पीडियाट्रिक यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुछ और यहाँ पे फॉलो गाइडलाइन की जाती है। देखिए यहाँ पे 8 आवर यहाँ पे एनपीओ फॉर यहाँ पे फुल फैटी मील, मतलब मान लीजिए आपको यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट लेने से पहले या फिर कोई सर्जरी कराने से पहले आपको फैटी मील कब बंद कर देना है, यहाँ पे 8 घंटे पहले। लाइट मील कब बंद कर देना है, यहाँ पे 6 घंटे पहले। और क्लियर फ्लूइड जो है वो आपको 2 आवर्स पहले। वहीं पे पीडियाट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे फैट मील दोनों में सेम हो जाएगा और यहाँ पे क्लियर फ्लूइड दोनों में सेम हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें एनपीओ फॉर कोई फार्मूला फीड है या फिर जो है फीड है या फिर जो आपका काउ मिल्क है, तो उसको 6 आवर पहले आपको बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क की अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पे 4 आवर पहले जो है वो बंद करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ यहाँ पे रिगार्डिंग यहाँ पे प्रीवियस मेडिकेशन। अब देखिए मान लीजिए पेशेंट कोई ओरल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ले रहा है, तो उसको कंटिन्यू कर सकता है टिल द डे ऑफ सर्जरी, मतलब किस दिन सर्जरी उस दिन तक जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहा है तो उसको अगर माइनर या मॉडरेट सर्जरी है तो उसको जो है लास्ट डोज क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। वहीं पे अगर कोई मेजर सर्जरी जैसे वेस्कुलर और यहाँ पे कार्डियक सर्जरी है तो उसको यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे लास्ट डोज, और पेशेंट को पुट करना पड़ेगा किस पे, यहाँ पे इंसुलिन पे। ठीक है, उसको लास्ट डोज स्टॉप करने के बाद इंसुलिन पे रखना पड़ेगा। देन एंटी कोगुलेंट की बात करें तो यहाँ पे एस्प्रिन को जो है हम कंटिन्यू करते हैं टिल द डे ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी के दिन तक उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लोपिडोग्रिल की अगर हम बात करें तो इसको आपको स्टॉप करना है 4 से 5 दिन प्रायर टू सर्जरी। यहाँ पे टिक्लोपिडिन की अगर हम बात करें, जिसको 14 दिन पहले सर्जरी से उसको स्टॉप कर देना है। और लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन की बात करें तो इसको 12 से 24 घंटे पहले यहाँ पे सर्जरी से बंद कर देना है। वॉरफरिन की बात करें तो इसको स्टॉप करना है 3 से 4 दिन प्रायर टू सर्जरी। उसके बाद हम बात करें एंटी साइकोटिक, एंटी एपिलेप्टिक और एंटी डिप्रेसेंट, इसको कंटिन्यू करना है टिल द डे ऑफ सर्जरी। देन यहाँ पे ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करें, स्टॉप 3 वीक प्रायर टू सर्जरी। लिथियम की अगर हम बात करें, इसको आपको 24 से 48 घंटे प्रायर टू सर्जरी। और स्टीरॉयड की अगर हम बात करें तो इसको कंटिन्यू करना है प्री ऑपरेटिव सप्लीमेंट के तौर पर। देन यहाँ पे मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें, तब ये देखिए आपको 3 तरह के मॉनिटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा मैंडेटरी मॉनिटर, एक हो जाएगा आपका डिजायरेबल मॉनिटर्स, और एक हो जाएगा अदर मॉनिटर। यहाँ पे मैंडेटरी में आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड यहाँ पे पल्स ऑक्सीमेट्री, नॉन इन्वेसिव यहाँ पे बीपी मॉनिटरिंग, कैप्नोग्राफी, और यहाँ पे टेम्परेचर। ये क्या है, मैंडेटरी मॉनिटर, इसको तो प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल की बात करें, बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स और न्यूरोमस्कुलर यहाँ पे मॉनिटरिंग। और कुछ अनदर मॉनिटर भी होते हैं, जैसे इनवेसिव यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यहाँ पे सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग, और यहाँ पे ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। ये क्या है, आपके अदर मॉनिटर्स हैं, लेकिन जो आपके मैंडेटरी हैं वो आपके ये 5 होते हैं, और ये 2 जो है आपके ये डिज़ायरेबल होते हैं। देन कुछ यहाँ पे मैंडेटरी मॉनिटर इन एनेस्थीसिया की बात करें, सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में जो आपकी यहाँ पे लीड सेकंड है, ये क्या है, बेस्ट लीड है डायग्नोसिस करने के लिए, यहाँ पे इंट्रोप, यहाँ पे एरिथमियास के लिए। और मायोकार्डियल इश्कीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी लीड 5 होती है ये मोस्ट सेंसिटिव है, लीड विथ 70% सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में आपकी जो लीड 5 है वो क्या है, यहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव होती है 70%। देन यहाँ पे लीड 4 एंड 5 यहाँ पे 99% सेंसिटिव है किसकी, एमआई के डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन इन्वेसिव यहाँ पे
बीपी मॉनिटरिंग, जिसको हम बोलते हैं एनआईबीपी। देखिए नॉन इन्वेसिव बीपी या फिर आर्टेरियल बीपी मॉनिटरिंग, ये क्या है, मैंडेटरी मॉनिटर नहीं होता है, ये गिव यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग। देन इंडिकेशन की बात करें कब कब इसको हमको लगाना चाहिए, तो यहाँ पे हीमोडायनेमिकली अगर अनस्टेबल पेशेंट है तब आपको लगाना है। सर्जरी विथ यहाँ पे एंटीसिपेटेड ह्यूज ब्लड लॉस, तब आपको ये परफॉर्म करना। और मोस्ट कॉमन आर्टरीज में कौन सी यूज होता है, ये आपकी रेडियल आर्टरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलन टेस्ट, टू चेक द पेटेंसी ऑफ यहाँ पे कोलेट्रल बिटवीन रेडियस और अल्ना। इस देखिए इस केस में आपका यहाँ पे रेडियस और अल्ना के बीच की जो है यहाँ पे पेटेंसी को चेक किया जा रहा है। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एलन टेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन और यहाँ पे पल्स रेट को क्या करता है, मेजर करता है। वर्क इन टू प्रिंसिपल, एक हो जाएगा लो प्लेथिस्मोग्राफी और यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्सीमेट्री, जिसको हम बोलते हैं बियर यहाँ पे लंबर्ट लॉ। यहाँ पे देखिए आपका ये, इसमें आप अंगूठा ऐसे डालते हैं, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फोटो डायोड लगा होता है, लेड है, और ये आपका प्रोब हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कैप्नोग्राफी की। तो ये क्या है, एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एक्सपायर्ड CO2 होती है यहाँ पे वर्सेस टाइम। कैप्नोग्राफी की बात करें तो इसको मेजर करता है मल्टीपल सिस्टम, जैसे आपका ये मेटाबॉलिज्म को, सर्कुलेशन और यहाँ पे वेंटिलेशन को मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए टाइम है और इसमें आपको शार्क फिन लाइक पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैप्नोमेट्री इंड टाइटल CO2 कैप्नोग्राफी शेप। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए आपकी एनेस्थीसिया मशीन है जहाँ से आपका एनेस्थीसिया निकलता है, फिर NO2 और यहाँ पे आइसोफ्लोरिन कंबाइन होकर ये यूटिलाइज फॉर मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे आपका कैप्नोग्राफ लगा होता है। देन मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ पे CO2 होता है। यहाँ पे फ्लैट कैप्नोग्राफ, ये देखिए फ्लैट कैप्नोग्राफ है, ये क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर फ्लैट। अगर यहाँ पे फ्लैट कैप्नोग्राफ आ जा रहा है तो आप क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल यहाँ पे एक्सट्यूवेशन हो जाएगा, यहाँ पे सर्किट का डिसकनेक्शन हो जाएगा, इस वजह से आपको यहाँ पे फ्लैट कैप्नोग्राफ मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉपेज ऑफ यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन, एब्सोल्यूट यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म, कार्डियक अरेस्ट और इसोफेजियल इंट्यूबेशन। कैप्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंड टाइडल CO2, ये क्या है, मैक्सिमम एक्सपायर्ड यहाँ पे CO2 है। नॉर्मल वैल्यू जो है EtCO2 जो है यहाँ पे 35 से 45 mm ऑफ Hg, PaCO2 यहाँ पे 40 to 45 mm ऑफ Hg होती है। नॉर्मल कैप्नोग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फेज 1 बेसलाइन, फेज 2 यहाँ पे राइज, यहाँ पे एक्सिलेशन, यहाँ पे फेज 3 जिसको हम प्लेटू फेज बोलते हैं। उसके बाद इंड यहाँ पे CO2, यहाँ पे रीडिंग और यहाँ पे इनहेलेशन, फेज 1 बेसलाइन। ठीक है, उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ABCD करके यहाँ पे आपको देखने को मिला है। देखिए एक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें फेज 1 में आपको डेड स्पेस वेंटिलेशन, फेज 2 की बात करें जिसमें आपको डेड स्पेस वेंटिलेशन के साथ साथ आपको एल्वोलर वेंटिलेशन भी देखने को मिलता है। वहीं पे फेज 3 की बात करें, इसमें आपको एल्वोलर वेंटिलेशन और फेज 4 इंस्पायरेशन, यहाँ पे फेज विथ जीरो ऑल्सो। देन यूज ऑफ कैप्नोग्राम, यहाँ पे श्योर शॉर्ट कन्फर्मेशन ऑफ करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब, मतलब जो हमने इंडोट्रैकियल ट्यूब सही से डाली है उसके कन्फर्मेशन के लिए हम कैप्नोग्राफ का देखना जरूरी है। यहाँ पे ट्रैकियल इंट्यूबेशन की बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्मल कैप्नोग्राफ है, और यहाँ पे ईसोफेजियल इंट्यूबेशन, यहाँ पे आपको फ्लैट लाइन, मतलब कैप्नोग्राफ सही से नहीं गया या फिर कोई डिजीज हो सकती है या फिर कनेक्शन सही से नहीं बना है। देन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी सेरिब्रल, यहाँ पे रिसक्सिटेशन, ये ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे एडिक्वेसी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, देखो EtCO2 अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 20 mm ऑफ Hg है तो यहाँ पे आपको एडिक्वेट चेस्ट कंप्रेशन को करना पड़ेगा। यहाँ पे EtCO2 लेस देन 10 mm Hg, देन इनएडिक्वेट चेस्ट कंप्रेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अर्ली इंडिकेटर ऑफ ROSC, यहाँ पर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्क्यूलेशन। यहाँ पे यूज ऑफ कैप्नोग्राफी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया की बात करें तो यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, दैट इज यहाँ पे सडन इंक्रीज EtCO2 डबल और ट्रिपल द वैल्यू ऑफ CO2, मतलब जो है यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के केस में जो CO2 की वैल्यू है वो आपको डबल ट्रिपल देखने को मिलती है। यहाँ पे एयर इम्बोलिज्म, दैट इज यहाँ पे सडन ड्रॉप ऑफ CO2, यहाँ पे देखिए आपका सडन ड्रॉप, यहाँ पे नॉर्मली CO2 का वैल्यू यहाँ पे था और सडन ड्रॉप हो गया यहाँ पे, किस केस में, एयर इम्बोलिज्म के केस में। उसके बाद यहाँ पे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, इस केस में आपको यहाँ पे शार्क फिन लाइक पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन की अगर हम बात करें विथ ए रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, यहाँ पे आपको क्यूरारे क्लिफ्ट मिलेंगे। ये देखिए आपका ये क्यूरारे क्लिफ्ट, ये गैप जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका क्यूरारे क्लिफ्ट,
यहाँ पे देखने को मिलेगा। कब? मैकेनिकल वेंटिलेशन। देन यहाँ पे CO2, यहाँ पे रीब्रीदिंग की अगर हम बात करें, बेस लाइन एलिवेटेड CO2, यहाँ पे जो कोई यहाँ पे बेस लाइन से क्या हो जाएगा, CO2 जो है एलिवेटेड हो जाएगा, ये इंडिकेट करता है CO2 के रीब्रीदिंग को। देन यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग की बात करें, साइट फॉर कोर टेम्परेचर मॉनिटरिंग। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जो कि मोस्ट सेंसिटिव होता है, लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस जो कि मोस्ट कॉमन होता है यहाँ पे। देन इसोफेजियल टेम्परेचर ये प्रोब होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नेजोफेरिंक्स और यहाँ पे रेक्टम। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डिजायरेबल मॉनिटर, जिसमें बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स, यहाँ पे मॉनिटर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ECG। देन वैल्यू ऑफ यहाँ पे बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स की बात करें, अगर ये वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो कोमा में गया है। अगर 40 से 60 आती है, टारगेट इंट्रा, और यहाँ पे OP, यहाँ पे बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स शो करता है। और यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे फुल्ली अवेक कंडीशन को यहाँ पे पेशेंट के ये शो करता है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग की, तो यहाँ पे इट मॉनिटर द एडिक्वेसी ऑफ यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, मतलब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के मॉनिटरिंग एडिक्वेसी को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूरोमस्कुलर यहाँ पे मॉनिटर। और मोस्ट कॉमन नर्व जो इसमें यूज की जाती है वो कौन सी है, यहाँ पे अल्नल। यहाँ पे ट्रांस इसोफेजियल यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी की अगर हम बात करें, जो कि मोस्ट सेंसिटिव यहाँ पे पेरी ऑपरेटिव कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटर होता है, मोस्ट सेंसिटिव मॉनिटर फॉर डिटेक्टिंग यहाँ पे एयर एम्बोलिज्म। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिंपल और यहाँ पे बेसिक एयरवे मैनूवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मैनूवर्स जो होते हैं वो मेंटेन करने के लिए होते हैं एयरवे की पेटेंसी को। सबसे पहले यहाँ पे हेड टिल्ट और यहाँ पे चिन लिफ्ट। यहाँ पे देखिए हेड को टिल्ट किया गया और चिन को क्या किया गया है, लिफ्ट किया गया है। ये मैनूवर जो है, मैनूवर विच ओपन द एयरवेज बाय लिफ्टिंग द टंग। इस कंडीशन में क्या है, जो है एयरवेज को हम ओपन करते हैं यहाँ पे टंग को लिफ्ट करके। मैनुअल ऑफ चॉइस यहाँ पे नॉन ट्रोमेटिक पेशेंट, मतलब ये नॉन ट्रोमेटिक पेशेंट के लिए मैनुअल ऑफ चॉइस। वहीं पे अगर हम जॉ थ्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे जॉ को हल्का सा ऊपर, उसके बाद यहाँ पे हल्का सा इस डायरेक्शन में हम थ्रस्ट लगाते हैं। कीप द हेड एंड नेक इन न्यूट्रल पोजीशन। यहाँ पे कप बोथ द साइड ऑफ द फेस एंड प्रोट्यूड द मैंडिबल फॉरवर्ड, और मैंडिबल को क्या करना है हमको, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये क्या है, मैनूवर ऑफ चॉइस। यहाँ पे अगर कोई ट्रोमेटिक पेशेंट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जॉ थ्रस्ट मेथड को या मैनूवर को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे बेसिक एयरवेज डिवाइस हैं। तो सबसे पहली जो डिवाइस है उसको बोलते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवेज। इसको मोस्ट कॉमनली जो है गूडल एयरवेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके साइज को आपको डिटरमाइन करना है तो यहाँ पे एंगल ऑफ माउथ से लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल तक आप इसको मेजर कर सकते हैं। उसके वजह से आप यहाँ पे गूडल एयरवेज का साइज मेजर कर सकते हैं। प्रीफर्ड डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो है आपका गूडल एयरवेज का डायग्राम है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है ये। नेजोफेरेंजियल एयरवेज की अगर हम बात करें तो ये किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। इजी टू यहाँ पे टॉलरेटेड बाई, यहाँ पे ये आपको कॉन्शियस पेशेंट में देखने को मिलेगा। साइज डिटरमाइंड बाई मेजरिंग यहाँ पे टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब्यूल, यहाँ पे नोज के टिप से ईयर लोब्यूल तक जो है ले जाके आप इसके साइज को मेजर कर सकते हैं। और ये डिवाइस ऑफ चॉइस किसके लिए है, कॉन्शियस पेशेंट विथ यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज। ये देखिए आपका डिवाइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे एडवांस एयरवे डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले आता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। यहाँ पे पार्ट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब में सबसे पहले यहाँ पे विवेल्ड इन, यहाँ पे लेफ्ट फेसिंग विवेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मर्फीज आई देखने को मिले। इट इज़ एन अल्टरनेट ओपनिंग ऑफ वेंटिलेशन के लिए। कफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्रिएट कर ए शील्ड फॉर द प्रिवेंटिंग यहाँ पे एस्पायरेशन, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कफ यूज करते हैं। क्रिएट ए सील फॉर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। मोस्ट कॉमन कफ जो है हाई वॉल्यूम, यहाँ पे लो प्रेशर। ये देखिए आपका ये इंडोट्रेकियल ट्यूब का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। देन यहाँ पे ब्लैक मास्क की बात करें, यहाँ पे गाइड टू हेल्प, यहाँ पे ग्लोटिक एबव द क्राइन है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो ब्लैक कलर, ये क्या है, ब्लैक कलर का जो मार्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या करने के लिए होता है, टू कीप यहाँ पे ग्लोटिक इंड एबव द क्राइन। जो ग्लोटिक इंड है वो कहाँ पे हो, क्राइना पे हो, उसके लिए ये मार्क बनाया गया है। ब्लैक मार्क शुड बी फॉल ऑन द ग्लोटिक ओपनिंग। और जो ट्यूब की साइज है वो डिटेक्टेड बाई इट्स यहाँ पे इंटरनल डायमीटर। और ट्यूब की साइज हम कैसे मेजर करते हैं, उसके इंटरनल डायमीटर के थ्रू। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल कनेक्टर की बात करें, इस अटैच टू दी सर्किट। यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे अटैच टू दी सर्किट।
देन उसके बाद हम बात करेंगे जो ब्लू लाइन होता है ईटी ट्यूब में, ये रेडियो ओपेक होता है, कैन बी विजिबल ऑन द चेस्ट एक्सरे। और ये जो ब्लू लाइन जो है आपकी, ये जो ट्यूब की होती है, ये क्या होती है आपकी, कहाँ गया, हाँ, ये ब्लू लाइन ये रेडियो ओपेक होता है और ये विजिबल होती है कहाँ पे, चेस्ट एक्सरे पे। उसके बाद हम बात करें ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन की, जिसमें आप लेरेंगोस्कोप विथ यहाँ पे मखनतोश यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रिफर्ड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे मॉर्निंग स्निफिंग पोजीशन को हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होल्ड करते हैं लेरेंगोस्कोप को लेफ्ट हैंड में, उसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ द माउथ, देन पुश करते हैं किसको, टंग को फ्रॉम द मिडिल टू लेफ्ट साइड, मिडिल से उसको लेफ्ट साइड में करते हैं और यहाँ पे लोकलाइज करते हैं किसको, एपिग्लोटिस को। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे विजुलाइज करते हैं एरी एपिग्लोटिक फोल्ड को यहाँ पे। उसके बाद हिंज द टिप ऑफ द लेरेंगोस्कोप इन द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड और उसको क्या करते हैं, लिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद लिफ्ट करते हैं किसको, यहाँ पे लेरेंगोस्कोप को। उसके बाद हम विजुलाइज करते हैं, देखते हैं किसको, यहाँ पे जो आपकी ग्लोटिक ओपनिंग है उसको। उसके बाद क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ईटी ट्यूब को और यहाँ पे इन्फ्लेट कर देते हैं किसको, कैप को। और फिर उसके बाद चेक करते हैं यहाँ पे राइट पोजीशन में कैप्नोग्राफी श्योर शॉट मेथड और यहाँ पे फिक्स द ट्यूब। यहाँ पे कैप्नोग्राफी सही से आ रही है तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे कैप्नोग्राफी में उसकी रीडिंग देखते हैं तो इसका मतलब वो सही से यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। यहाँ पे मिलर लेरेंगोस्कोप जिसको, जो कि क्या है, स्ट्रेट बेडल होता है और इसको यूज करते हैं यहाँ पे पीडियाट्रिक पेशेंट पे। देखिए बच्चों में क्या होता है, ये सीधा वाला यूज करते हैं और यहाँ पे मक्खनतोश यहाँ पे लेरेंगोस्कोप की अगर हम बात करें जो कि कर्व्ड ब्लेड होता है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज इन एडल्ट। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट ब्लेड लेरेंगोस्कोप, यहाँ पे मिलर्स लेरेंगोस्कोप यूज होता है कहाँ पे, लिफ्ट एपिग्लोटिक यहाँ पे पीडियाट्रिक पेशेंट। देन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज इन द वेंटिलेशन ऑफ ईटी इंट्यूबेशन की बात करें तो यहाँ पे जो डेड स्पेस है वो डिक्रीजेस हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। यहाँ पे r का मतलब होता है रेडियस ऑफ वेंटिलेटिंग ल्यूमेन। देन कुछ यहाँ पे सम स्पेशल ईटी ट्यूब, यहाँ पे अनकफ्ड ट्यूब, ये क्या है आपकी, ये देखिए जो ट्यूब आपको दिख रही है ये क्या है, अनकफ्ड ट्यूब है जो कि यहाँ पे पीडियाट्रिक्स टू यहाँ पे प्रिवेंट सुप्राग्लोटिक एडिमा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे आर्मर्ड ट्यूब जिसको बोलते हैं फ्लेक्सोमेटेलिक या फिर रेनफोर्स्ड ट्यूब। ये क्या है आपका, किंक रेजिस्टेंस होती है और ये ट्यूब ऑफ चॉइस है। ये जो आपको आर्मर ट्यूब दिख रही है इसको जो है ट्यूब ऑफ चॉइस बोला गया किसमें, न्यूरो सर्जरी में, हेड एंड नेक सर्जरी, डेंटल सर्जरी और यहाँ पे प्रोन पोजीशन सर्जरी के लिए। देन यहाँ पे डबल ल्यूमेन ट्यूब डीएलटी, ये इंडिकेशन है किस चीज़ के लिए, यहाँ पे थोरेक्सिक सर्जरी फॉर यहाँ पे वन लंग वेंटिलेशन। ये क्या है आपका डबल ल्यूमेन, ये देखिए डबल ल्यूमेन इंडोट्रैकियल ट्यूब होती है आपकी। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ यहाँ पे इंट्यूबेशन की बात करें तो जब यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया देना हो तब कर सकते हैं, फॉर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू मेंटेन ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन के लिए, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन और यहाँ पे पल्मोनरी टॉयलेटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इंडोट्रैकियल ट्यूब की बात करें इसको प्रिफर्ड फॉर यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट इज यहाँ पे 7 days और लेस। फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन हम क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी इज प्रिफर्ड। देन सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस की बात करें तो ये क्या होता है, इजी टू इंसर्ट और फास्ट टू इंसर्ट, यहाँ पे लेस इन्वेसिव डिवाइस सो फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे कैन नॉट प्रिवेंट एस्पायरेशन, लेकिन ये डिवाइस क्या करती है, यहाँ पे एस्पायरेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले क्लासिकल एलएमए की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन जो कि यहाँ पे एस्पायरेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकती। यहाँ पे टिप ऑफ एलएमए जो है ये ब्लाइंड होता है और यहाँ पे रेस्ट ऑन यहाँ पे ओइसोफेगस या फिर आपका हाइपोफेरिंक्स पे। वहीं पे उसके बाद जो एडवांस्ड जनरेशन का है जिसको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन, ये कॉम्पैक्टिबल टू यहाँ पे ईटीटी और ये प्रिवेंट करता क्या है, एस्पायरेशन और यहाँ पे ओपनिंग ऑन ईसोफेगस और यहाँ पे गैस्ट्रिक ट्यूब इज ऑल्सो देयर। एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आईजेल जो कि क्या है यहाँ पे थर्ड जनरेशन, ये देखिए आपका आईजेल है, यहाँ पे सेकंड जनरेशन ईटी ट्यूब है और यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन ईटी ट्यूब होता है। हैज़ ए नॉन इन्फ्लेटेबल कफ होता है, मेड ऑफ स्पेशल पॉलीमर जो कि स्वेल हो जाता है इन द ओरल कैविटी में। देन हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिकोथायरैक्टोमी, ये मेथड ऑफ चॉइस है इन एन इमरजेंसी व्हेन वी कैन नॉट इंट्यूबेट एंड कैन नॉट वेंटिलेट। ये देखिए ये क्या है आपका थायराइड प्रोमिनेंस है, ये आपका थायराइड क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन है और ये हो जाएगा आपका क्रिकोइड। देन यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की बात करें तो यहाँ पे एलेक्टिवली, यहाँ पे जो है आपका एलेक्टिवली वी डू यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी। टाइप्स ऑफ ट्रैकियोस्टोमी की बात करें तो यहाँ पे कफ्ड टीटी ट्यूब, यहाँ पे कफ, यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब
नॉट पॉपुलर समटाइम यूज्ड इन पीडियाट्रिक्स। फेनेस्ट्रेटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वोकलाइजेशन के लिए, और मेटेलिक ट्यूब फॉर द पेटेंसी ऑफ यहाँ एयरवेज, नॉट फॉर पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे वेंटिलेशन। तो ये था आपका यहाँ पे एनेस्थीसिया का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें हम यहाँ पे जनरल यहाँ पे एपिड्यूरल जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट हो, चाहे वो आईवी हो, चाहे वो इनहेलेशनल हो, चाहे यहाँ पे आपका ओरल दी जाए, तो जैसे भी हो सबके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।